जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, जिसमें हम आज पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र पे हम आज टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। और मेरा दावा है दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन में से ना 100% कह रहा हूँ कि एनाटॉमी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, आने वाले जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उनमें यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो फटाक से जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और साथ ही एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि सर्कुलेटरी सिस्टम की ये 2 पार्ट में बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप 50 क्वेश्चन रखे हैं, इसके बाद 40-50 क्वेश्चन और हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। पहले 50 क्वेश्चन, देन फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन ह्यूमंस आरबीसी आर फॉर्म्ड इन। मनुष्य में आरबीसीज का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी जो रेड ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा, हृदय में हार्ट में, या फिर हमारे फेफड़ों में लंग्स में, या फिर येलो बोन मैरो या कि पीली अस्थि मज्जा में। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेड बोन मैरो में आपका आरबीसीज का निर्माण होता है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ। आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? 90 डेज़ का, 100 डेज़ का, 120 डेज़ और 140 डेज़। ये भी एक बहुत ही आसान लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 120 डेज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ड्यू टू। ल्यूकोसाइट्स किसके कारण रंगहीन होते हैं? ठीक है, ल्यूकोसाइट्स का मतलब यहाँ पर दोस्तों WBC से होता है। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी से, या लैक ऑफ हीमोग्लोबिन की कमी से, द प्रेजेंस ऑफ वाइट पिगमेंट, सफ़ेद रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण, या फिर प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति के कारण। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही आपके जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि जो WBC होते हैं वो रंगहीन होते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ओके, WBC का ही साइंटिफिक नेम आपका ल्यूकोसाइट्स होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट्स के प्रतिशत अनुपात का सही अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। WBC के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको उसको अरेंज करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, या फिर एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होगा, लिम्फोसाइट्स होगा, मोनोसाइट्स होगा, एसिडोफिल्स होगा, या फिर बेसोफिल्स होगा, या फिर लिम्फोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 पे आपका न्यूट्रोफिल्स आएगा, देन लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल्स एंड देन लास्ट वन इज बेसोफिल्स। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्लेटलेट्स है जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, कोशिका के टुकड़े, मेगा कार्योसाइट्स से उत्पादित, या फिर ऑल ऑफ दी एबव।
इन चारों ऑप्शन में से प्लेटलेट्स से संबंधित कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और ये छोटे आपके कोशिका के टुकड़े के रूप में होते हैं। ठीक है, और मेगाकार्योसाइट से भी उत्पादित होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, एक पॉइंट तो यहीं से आपका क्लियर हो रहा है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे रक्त में छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, इनका जो मेन काम होता है ये रक्त के थक्के बनाने का काम करते हैं और साथ ही रक्त स्राव को रोकते हैं, ज़्यादा ब्लड ना बहे इसके लिए भी ये मदद करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारी अस्थिमज्जा में बनते हैं, बोन मैरो में ये फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, जो हमारी हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा ऊतक होता है, बोन मैरो की बात हो रही, जो हड्डियों के बोन मैरो क्या होता है, हड्डियों के अंदर एक स्पंज जैसा ऊतक होता है, उसी के अंदर हमारे थ्रोम्बोसाइट्स या कि प्लेटलेट्स मेड होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख लो, अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात यहाँ पर हुई। ठीक है, ब्लड का ही पार्ट होता है प्लेटलेट्स, तो ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, वहीं प्लाज्मा की बात करें तो ये लगभग 55% ब्लड के अंदर इसका हिस्सा होता है। ठीक है, आरबीसीज की बात करें तो ये लगभग 45% होते हैं ब्लड में, वाइट ब्लड सेल्स लेस देन 1% होते हैं और प्लेटलेट्स भी हमारी लेस देन 1% होती हैं। दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिनके परसेंटेज दे रखे हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारी पूरी इस वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पिछली भी जो क्लासेस आप, जो भी दोस्त इस चैनल पे नए आए हो ना, डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पिछली जितनी भी एनाटॉमी की सीरीज़ हैं वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, जहाँ की फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले भी यहाँ पर कुछ और पॉइंट, जैसे अभी हमने WBC ल्यूकोसाइट्स की बात करी थी, तो उसके अंदर आपको देखो यहाँ पर मोनोसाइट मिलेगा, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स के ही पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट 5 ध्यान रखना इनको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, गलत मिलान को हमें पहचानना है। एसिनोफिल्स एलर्जिक रेस्पॉन्स, बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, या फिर मोनोसाइट्स सिक्रीट हेपेरिन। अब इसमें से हमको जो गलत जोड़े हैं उसको हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों, रॉन्गली मैच कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट से हेपेरिन नहीं निकलता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि हेपेरिन क्या होता है दोस्तों, हेपेरिन एक्चुअली आपका बेसोफिल से निकलने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, हेपेरिन कहाँ से निकलता है, बेसोफिल से निकलता है, इसलिए ये ऑप्शन डी यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। और हेपेरिन जो होता है दोस्तों, मेनली वो आपका ब्लड कोगुलेशन का काम में करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब ये आपके ब्लड को क्लॉट अनावश्यक क्लॉट होने से बचाने में मदद करता है, जो हेपेरिन होता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। उन रक्त कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी से थक्के जमने की समस्या हो सकती है, जिससे शरीर से अत्यधिक रक्त की हानि हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको क्लियर किया था। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों, है ना, वो क्या करती है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, अत्यधिक रक्त की हानि हो सकती है अगर इनकी संख्या में कमी हो जाए तो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल फ्रेगमेंट, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का टुकड़ा है। इसको भी अभी पीछे एक क्वेश्चन में क्लियर किया, आप बड़े आराम से आंसर दे सकते हो। ब्लड प्लेटलेट्स, बोन सेल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, कोशिका का टुकड़ा ही होती हैं एक छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज़ लार्जेस्ट अमंग द गिवन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, जितनी अलग अलग प्रकार की ल्यूकोसाइट्स के अंदर जो होते हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, दिए गए प्रकार के ल्यूकोसाइट्स में से कौन सा सबसे बड़ा है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अभी डायग्राम के माध्यम से जो मैंने आपको दिखाया था उसी में से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है ल्यूकोसाइट्स में से। तो क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मोनोसाइट्स सबसे बड़ी होती हैं इन सब में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव रक्त के सभी घटकों का वर्णन करता है, जितने भी ब्लड ग्रुप्स का वो डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, उसका वर्णन कर देता है, वो कौन सा है इन चारों में से, ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, आर एच एंड ए बी ओ ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप आर एच एंड ए बी ब्लड ग्रुप। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर एच एंड ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो मानव रक्त के सभी घटकों का वर्णन कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो 1900 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए बी ओ रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, और 1902 में आरएच की खोज डिकास्टेलो और स्टर्ल ने की थी। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इस वजह से मैंने ये पॉइंट आपका यहाँ पर पुटअप किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, ग्रुपिंग ऑफ ए बी ओ ब्लड इज बेस्ड ऑन ए बी ओ रक्त का समूह किस पर आधारित होता है। ठीक है, ए बी ओ रक्त समूह जो होता है वो किस पर आधारित होता है, सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी, सरफेस लिपिड्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पर मौजूद सतही लिपिड, नेचर ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स सभी घटकों की प्रकृति, या फिर नेचर ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 11 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर 11 का, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आरबीसी पर मौजूद सतह एंटीजन, सरफेस एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है ना दोस्तों, वो आरबीसी के सरफेस के जो एंटीजेंस होते हैं, जैसे एंटीजन ए और एंटीजन बी की, इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी प्रेजेंस और एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करेगी जो ब्लड ग्रुपिंग होगी एबीओ की। ठीक है, सरफेस एंटीजेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़, रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या सर्वग्राही माना जाता है क्योंकि उसके पास है। एक यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, उसके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल रिसीवर माना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज़, आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज़ इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीबॉडी हैं होते हैं, नो एंटीजन और आरबीसी एंड नो एंटीबॉडीज़ इन द प्लाज्मा, आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है और प्लाज्मा में भी कोई एंटीबॉडी नहीं हो। फिर बोथ ए एंड बी एंटीजेंस इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 12 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी। आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इस वजह से वे सर्वाग्राही कहलाते हैं। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट ब्लड ग्रुप एंड डोनर कॉम्पेटेबिलिटी। रक्त समूह और दाता अनुकूलता के बारे में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ दिख रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना कि कौन सा ब्लड ग्रुप इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, इन बीच वाले ऑप्शंस के जो एरो दिख रहे हैं ना आपके, इनको ध्यान में रखोगे तो आपको आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए बताइए, एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? ऐसे क्वेश्चंस आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे अब आपको आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप अगर क्लियर कट देखोगे तो ए बी को आप फोकस करो या ओ को फोकस करो तो अपने आप आ जाएगा। ए बी क्या करता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। तो आप देखो ए बी के पास ए से भी ब्लड जा रहा है, ठीक है, ओ से भी ब्लड जा रहा है, ठीक, और आपका बी से भी ब्लड जा रहा है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और ओ सबको देता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अब देखो ओ ब्लड ग्रुप आपका ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है और ए बी को भी दे रहा है। इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड ग्रुप्स दिए हैं। अब इसमें यूनिवर्सल डोनर या कौन किससे ले और दे सकता है। ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ पर 4 दे रखे हैं, ओ, ए, बी और ए बी। ठीक है, अब रिसीव करता है ओ ब्लड ग्रुप आपका केवल ओ से रिसीव कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन डोनेट किसको करेगा? ओ को दे सकता है, साथ में जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं सबको दे सकता है। ए की बात करें तो वो ए से ब्लड को ले सकता है और ओ से ले सकता है। लेकिन अगर देने की बात करें तो ए को दे सकता है और केवल ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, लेकिन देगा किसको? केवल बी और ए बी को। ए बी की बात करें तो भैया ये सबसे ले सकता है जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और दे केवल अपने ही ब्लड ग्रुप को सकता है। ठीक है, सीसी की बल्ले बल्ले रहती है जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जिसका बेचारे का ओ हो जाता है उसकी हालत ख़राब रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। व्हाट विल हैपन इफ RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव पर्सन? ठीक है, यदि RH नेगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव ब्लड की बात हुई, RH नेगेटिव ब्लड वाला व्यक्ति RH पॉजिटिव ब्लड वाले व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, एंटीजन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंटीजन का निर्माण होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव RH एंटीजन कैंसिल आउट ईच अदर, नकारात्मक और सकारात्मक RH एंटीजन एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। ठीक है, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, या फिर एंटीबॉडी बनेगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं सारे के सारे, यहीं से पॉइंट्स उठा के एग्जाम में आपके आएंगे, आप देख लेना। यही सब टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपके इस समय न्यू पैटर्न पे कवर अप होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंटीबॉडी का निर्माण होगा दोस्तों। ठीक है, जब RH नेगेटिव ब्लड वाला पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड वाले पर्सन के संपर्क में आएगा तो वहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन लिविंग बॉडी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इन लिविंग बॉडी कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल इज प्रिवेंटेड बाय, जीवित शरीर में रक्त वाहिकाओं में रक्त का जमना किसके द्वारा रोका जाता है? प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम टुगेदर, या फिर प्लाज्मिनोजेन एंड कैल्शियम टुगेदर। सो क्वेश्चन नंबर 15 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेपेरिन। अभी पीछे क्लियर किया था कि आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का, रक्त स्राव को कंट्रोल करने का काम, सॉरी हाँ, हेपेरिन आपके रक्त वाहिकाओं में रक्त के जमने को रोकने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो ब्लड कोगुलेशन होता है उसमें क्लॉटिंग
वही ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। ब्लड में जो कोगुलेशन या क्लॉटिंग होती है उसको कंट्रोल करने का काम आपका हेपेरिन करता है, या उसको जमने से रोकने का काम करता है। ब्लड को पतला रखने ताकि ब्लड हमारा फ्लो हो सके अच्छे से, उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इज कैटलाइज्ड बाय। फाइब्रिनोजन का रूपांतरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है, ठीक है। अब आपको बता दूं फाइब्रिनोजन भी आपका ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, ठीक है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर ऑल ऑफ दीस। तो फाइब्रिनोजन का रूपांतरण किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज थ्रोम्बिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने 17वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिम्फ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। लसीका किसके परिवहन का एक महत्वपूर्ण वाहक है। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, हार्मोन, प्लेटलेट्स या दोनों ए एंड बी, या फिर ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं दोस्तों। लसीका किसके परिवहन का एक महत्वपूर्ण वाहक होता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। आपका न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व के परिवहन का भी वाहक होता है और साथ ही साथ हार्मोन्स का भी परिवहन करता है आपका लसीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 18वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच सिस्टम हैज़ अ मेजर रोल इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। संक्रमण से बचाव में किस प्रणाली की प्रमुख भूमिका होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम या ऑल ऑफ दीस। श्वसन प्रणाली, परिसंचरण तंत्र या फिर लसीका प्रणाली, या फिर चारों के चारों। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम या लसीका प्रणाली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गलत स्टेटमेंट को पहचानना है हमको। हार्ट इज एन एंडोडर्मल इन ओरिजिन, हृदय मूलतः एंडोडर्मल है। ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली टिल टू लेफ्ट, मानव हृदय बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय एक दोहरी दीवार वाली झिल्लीदार थैली है। हार्ट इज ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, या फिर ह्यूमन हार्ट हैज़ 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, मानव हृदय में 2 आर्टरिया और 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों, वो हमें पहचानना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हार्ट इज एंडोडर्मल ओरिजिन, जबकि हार्ट जो आपका होता है दोस्तों वो आपका होता है मेसोडर्मल ओरिजिन में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ओके। तो यहाँ पर एंडोडर्मल दिया है, इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में मौजूद होती है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, या फिर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो आपकी इन चारों ऑप्शंस में से किन के बीच में होती है, जल्दी से बताएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में पूछा हुआ सवाल है प्यारे साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व लोकेट होती है दोस्तों, ओके। यहाँ पर आप क्लियर देख पाओगे जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होती हैं उसमें आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों आती हैं, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात देखोगे तो ये आपका राइट हार्ट का राइट साइड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होती है,
ठीक है। वहीं बाइकस्पिड वॉल्व की बात करेंगे तो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लोकेटेड होगा। और दोस्तों इसका घर का नाम होता है आपका मिट्रल वॉल्व, ध्यान रखना, मतलब इसका एक निकनेम है। बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो सेपरेट द आर्टरिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। जो ये वॉल्व्स होती हैं वो आपके आर्टरीज को वेंट्रिकल से क्या करती हैं, आर्टरी ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से डिफरेंट सेपरेट अलग करने का काम करती हैं। दे ओपन व्हेन दे आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तब खुलती हैं जब आपका आर्टरिया संकुचित हो रहा हो, ठीक है। दे प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द गोइंग बैकवर्ड्स व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वहाँ पर ये बचाव करती हैं कि जो आपका ब्लड है वो वापस ना जा पाए, ठीक है, वापस ना जा पाए। ओके, इस चीज़ को भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। और अभी जैसे मैंने बताया था मिट्रल वॉल्व यानी कि ये आपकी बाइकस्पिड वॉल्व हो जाती है, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व को ही मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। और बाइकस्पिड वॉल्व के अंदर 2 कप्स होते हैं, ट्राइकस्पिड में 3 कप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है आपका कभी कभी, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द वॉल्व्स विच अलाउज द ब्लड to flow from the ventricles into the pulmonary arteries and in the opposite direction, right atrium to ventricle की बात कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्व जो रक्त को निलय से फुफ्फुसी धमनियों में और विपरीत दिशा में दाएं आलिंद और बाएं दाएं आलिंद से निलय की ओर में प्रवाहित करने की अनुमति देती हैं वो कौन सी है, ठीक है। एवी वॉल्व एंड सेमीलूनर वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेमी लूनर एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, या फिर एरोटिक एंड मिट्रल वॉल्व्स। सो क्वेश्चन नंबर 21 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेमी लूनर एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती हैं, ठीक है, वो आपके रक्त को निलय से फुफ्फुसी धमनियों में विपरीत दिशा में दाएं आलिंद से निलय की तरफ प्रवाहित करने की अनुमति देती हैं दोस्तों, ठीक है। सेमीलूनर एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी टू द हार्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी रक्तवाहिका आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक रक्त लेकर जाती है, ठीक है। मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट से आपके हार्ट को जो ब्लड लेके जाती है वो कौन सी, कैपिलरीज हैं, केशिकाएं, आर्टरीज, धमनियां, वेन्स, शिराएं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सभी। सो क्वेश्चन नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शिराएं, ठीक है। वेन्स दोस्तों, शिराएं यानी कि वेन्स जो होती है ना, वो शरीर के सभी जितने भी भाग होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। ध्यान रखना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसा ब्लड लेकर जाती हैं, तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, ठीक है, हार्ट की तरफ, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर पूरे ऑर्गन्स में जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई ए टू एफ फॉर द गिवन डायग्राम ह्यूमन हार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम में पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट, उन पार्ट्स का क्या नाम है हार्ट का, ठीक है, उसको सीक्वेंटली आपको यहाँ पर ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह से लेके एफ तक सेट करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए बताइए, ए पे क्या प्लेस होगा? ए पे क्या प्लेस होगा? ए पे होगा ये जो ए वाला सेक्टर दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका वेना कावा, ठीक है। यहाँ ये आपकी होती है वेना कावा, ओके। और जो बी वाला पार्ट आपका दिख रहा है, ये हिस्सा बिल्कुल ये आपका है राइट आर्ट्रियम हो गया, है ना, ये आपका राइट आर्ट्रियम होगा। और सी वाला जो हिस्सा आपका दिख रहा है, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर आ जाएं तो फिर डी वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। और ई वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल ई वाला पार्ट। और एफ वाला पार्ट आपका हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम भी बोल सकते हो आपको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो हिस्सा होता है सेप्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, बाइकस्पिड वॉल्व आर फाउंड इन बिटवीन। अभी पीछे डिस्कस किया था हमने कि किन के बीच में बाइकस्पिड कपाट पाए जाते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, या फिर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल के बीच में आपकी बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एरोटा इज प्रोवाइडेड विथ। दाएं वेंट्रिकल को फुफ्फुसी धमनी और बाएं वेंट्रिकल को महाधमनी तक खोलने की सुविधा कौन प्रदान करता है दोस्तों। बाइकस्पिड वॉल्व करती है कि ट्राइकस्पिड करती है कि सेमी लूनर करती है या ऑल ऑफ दीज। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दैट इज सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है दोस्तों, सेमी लूनर वॉल्व जो होती है ये हमारी बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है सेमी लूनर वॉल्व में हमारी पल्मोनरी वॉल्व आ जाती है और दूसरी हमारी एरोटिक वॉल्व आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पल्मोनरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व जो होती है वो हमारी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, पल्मोनरी वॉल्व जो होती है, ठीक है, ये जो पल्मोनरी वॉल्व होगी वो हमारी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर कंट्रोल करके क्या कर देती है, वो हमारे लंग्स तक उस ब्लड को भेज देती है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, लंग्स तक भेज देती है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए। ओके, और वहीं अगर हम एरोटिक वॉल्व की बात करें तो ये लेफ़्ट साइड से खुलती हैं और ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाता है लंग्स के अंदर ब्लड को, तब इनका काम स्टार्ट होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा तक, महाधमनी तक ले जाने का रास्ता खोलती हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द आर्ट्रियम बिकॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निलय की दीवार एट्रियम की तुलना में अधिक मोटी होती है, क्यों। इट हैज़ टू पंप द ब्लड, इसे रक्त पंप करना पड़ता है इसलिए। इट हैज़ टू रिसीव द ब्लड, इसे रक्त प्राप्त करना पड़ता है इसलिए। इट इज़ प्रिवेंट बिलो द आर्ट्रियम, यह आलिंद के नीचे मौजूद होती है इसलिए। या फिर इट हैज़ टू स्टोर द ब्लड, इसमें रक्त को संग्रहित करना होता है इस वजह से। जो निलय की आपकी वेंट्रिकल की दीवार होती है वो आर्ट्रियम की तुलना में ज़्यादा मोटी क्यों होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसे रक्त को पंप करना पड़ता है, इस वजह से इसकी वॉल जो होती है वो मोटी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल्व। अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, हृदय के निम्नलिखित में से किस कक्ष की मांसपेशी दीवार सबसे मोटी होती है। लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। सो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल। बाएं वेंट्रिकल या बाएं निलय की जो मांसपेशी दीवार होती है वो सबसे मोटी होती है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज। ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहते हैं ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर। यह एक एवी नोड के द्वारा उत्पन्न संकुचन गतिविधि को बदल सकता है। इट कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जनरेट बाय एवी नोड। यह आर्ट्रिया और निलय के बीच आवेग के संचरण में देरी करता है।
It delays the transmission of impulse between the artery and ventricles. It gets stimulated when it receives neural signals. जब यह तंत्रिका से संकेत प्राप्त करता है तो यह उत्तेजित हो जाता है, या फिर यह लयबद्ध संकुचन शुरू करता है और बनाए रखता है. इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. तो ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शंस आपके सामने. क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. इसलिए कहते हैं ऐसे नोड को पेसमेकर हृदय का, क्योंकि यह लयबद्ध संकुचन शुरू करता है और मेंटेन रखता है, उसको बनाकर रखता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. ऐसे नोड इज लोकेटेड इन. अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे नोड स्थित होता है कहाँ पर? अपर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम, बाएं आलिंद की ऊपरी पार्श्व दीवार पर. लोअर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम, बाएं आलिंद की निचली पार्श्व दीवार पर. लोअर लेटरल वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम, दाएं आलिंद की निचली पार्श्व दीवार पर. या फिर अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम, दाएं आलिंद की ऊपरी पार्श्व दीवार पर. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. दाएं आलिंद की ऊपरी पार्श्व दीवार पर लोकेटेड होता है आपका SA नोड, अपर लेटरल वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में. ठीक है, ये आपका SA नोड होता है. ठीक है, जिसको हम साइनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं, और साथ में इसको हम पेस मेकर भी बोल सकते हैं हार्ट का. ठीक है, यही वो आपका ऐसे नोड होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, और इसका जो लोकेशन होता है वो आपका होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. अगला क्वेश्चन नंबर 30 और 30वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्किंजेस फाइबर्स आर प्रेजेंट इन. पर्किंजे फाइबर मौजूद होते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कहाँ पर मौजूद होते हैं? लेफ्ट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में, या फिर ऐसे नोड में. सो क्वेश्चन नंबर 30 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम इनकी लोकेशन होती है पर्किंजेस फाइबर्स की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल्स इन द हार्ट इज. ठीक है, वह सही मार्ग है जिसके माध्यम से नाड़ी बनाने वाला आवेग हृदय में यात्रा करता है. एक सही पथ यहाँ पर हमको बताना है जिसके माध्यम से जो इम्पल्स बनती हैं, क्रिएट होती हैं हार्ट में, उसके बारे में. ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं. ऐसे नोड, पर्किंजेस फाइबर, बंडल ऑफ हिस, AV नोड या फिर हार्ट मसल्स. ऐसे नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजेस फाइबर और हार्ट मसल्स. AV नोड, बंडल ऑफ हिस, ऐसे नोड, पर्किंजेस फाइबर एंड हार्ट मसल्स. ठीक है, AV नोड, ऐसे नोड, पर्किंजेस फाइबर, बंडल ऑफ हिस और हार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी. ऐसे नोड होगा, फिर ऐसे नोड से AV नोड, देन फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पर्किंजेस फाइबर, देन फिर हार्ट मसल्स. ये इसका सही ट्रैक होता है. ठीक है, जब इम्पल्स क्रिएट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. आर्टिफिशियल पेस मेकर इज ग्राफ्टेड एट द प्लेस ऑफ. कृत्रिम पेस मेकर किसके स्थान पर लगाया जाता है दोस्तों? ठीक है, एंटीरियो वेंट्रिकुलर बंडल, पुर्किंजे फाइबर, साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. अभी पीछे ही डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था पेस मेकर के रूप में जो काम करता है, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे नोड, है ना. तो ऐसे नोड का ही फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है. क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. दैट इज साइनो आर्ट्रियल नोड या फिर SA नोड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. अगला क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने, और 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन्स व्हेन. बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व कब खोलते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फुफ्फुसी, धमनी और वेना कावा से रक्त क्रमशः बाएं और दाएं वेंट्रिकल में बहता है तब खोलते हैं, या फिर फुफ्फुसी, शिरा और वेना कावा से रक्त क्रमशः बाएं और दाएं वेंट्रिकल में बहता है तब खोलते हैं. फुफ्फुसी, शिरा और वेना कावा से रक्त क्रमशः बाएं और दाएं आलिंद में बहता है
तब ओपन होते हैं आपके बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वॉल्व, या फिर फुफ्फुसी शिरा और वेना कावा से ऑक्सीजन प्रवाहित होती है क्रमशः बाएं और दाएं आलिंद में, तब ओपन होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्या होगा सही जवाब? अब बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारी बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल्व होती हैं वो कब खुलती हैं? जब फुफ्फुसी शिरा और वेना कावा से रक्त क्रमशः बाएं और दाएं आलिंद में बहता है। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लोज इनटू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरियम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और 34th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्डियक साइकिल इज अ साइक्लिक इवेंट दैट अकर इन। हृदय चक्र एक चक्रीय घटना है जो घटित होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिंगल हार्ट बीट, डबल हार्ट बीट, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का? जल्दी से बताएंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। हृदय चक्र एक चक्रीय घटना है जो घटित होती है कब? जब सिंगल हार्ट बीट पर, डबल हार्ट बीट पर, आर्ट्रियम या फिर वेंट्रिकल। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंगल हार्ट बीट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज, हृदय चक्र की अवधि होती है 0.6 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.9 सेकेंड। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 0.8 सेकेंड जो होती है हृदय चक्र की अवधि होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आर्ट्रियल डायस्टोल टेक्स प्लेस व्हेन। आलिंद डायस्टोल कब होता है? ठीक है, आर्ट्रियल डायस्टोल जो होता है, आलिंद का डायस्टोल, वो कब होता है? दायां आलिंद रक्त से भरा हुआ होता है तब, बायां आलिंद रक्त से भरा हुआ होता है तब, दोनों आलिंद रक्त से भरे हुए होते हैं तब, या फिर दोनों निलय रक्त से भरे हुए होते हैं तब। राइट आर्ट्रियम इज फिल्ड विथ ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम इज फिल्ड विथ ब्लड, बोथ आर्ट्रियम्स आर फिल्ड विथ ब्लड, और बोथ वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विथ ब्लड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी। एक सेकेंड, बोथ है ना? हाँ ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ आर्ट्रियम्स आर फिल्ड विथ ब्लड। ठीक है, जब आपके दोनों आर्ट्रियम्स यानी कि आलिंद रक्त से फिल्ड होते हैं, भरे हुए होते हैं, तब आर्ट्रियल डिस्टोल होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब अकर्स इन विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। हृदय की पहली ध्वनि लब हृदय चक्र के किस चरण में होती है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पे, आर्ट्रियल डायस्टोल के टाइम पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पर। ठीक है, जो लब की ध्वनि सुनाई देती है वो कब होती है? सो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तब लब की आवाज़ होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाला मामला है, ए और बी में आपको यहाँ से चूज करके फिलअप करना है। ठीक है, इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल द ए वैल्यू क्लोजेस, दिस कॉज द सेकेंड हार्ट साउंड बी। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ए वॉल्व बंद हो जाता है, यह दूसरी हृदय ध्वनि बी का कारण बनता है। अब वो कौन सी, सेमिलूनर या डब होगा, मिट्रल या डब होगा, बाइकस्पिड या डब होगा, या फिर ट्राइकस्पिड या डब होगा? सो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल द सेमिलूनर वॉल्व क्लोजेस, दिस कॉजेस द सेकेंड हार्ट साउंड डब। ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में आपका सेमिलूनर वॉल्व बंद हो जाता है या दूसरी हृदय ध्वनि डब का कारण बनती है। ओके, डब का क्लोज, जब आपकी सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होंगी तब डब की आवाज़ होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39।
कार्डियक आउटपुट है क्या है? प्रत्येक मिनट वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, पूरे हृदय में मौजूद रक्त की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कंटेन्ड इन द एंटायर हार्ट, हृदय द्वारा पंप किए गए ऑक्सीजन युक्त रक्त की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, या फिर हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त ऑक्सीजन रहित रक्त की मात्रा, ऑक्सीजन रहित रक्त की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्डियक आउटपुट क्या होता है इन चारों में से? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक मिनट में वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा या फिर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चूज द इनकरेक्ट पेयर। ठीक है, यहाँ पर हमें इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। ए है डब, जिसका मैचिंग दिया है ओपनिंग ऑफ द सेमी लूनर वॉल्व, लब शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, एवी नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट बीट, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी। अभी पीछे दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर उस पॉइंट को रिमाइंड रखोगे तो इसका आंसर निकाल लोगे। क्या होगा इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डब। मैंने क्या बताया था, जब आपके सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होंगे तब डब की आवाज़ होती है। यहाँ पर क्या दिया, ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। ओके, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईसीजी इज अ मेजर ऑफ, ईसीजी मापता है, क्या मापता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर फुल फॉर्म पूछता है। नॉर्मल जितने भी पुराने पेपर्स होते हैं उसमें फुल फॉर्म पूछ लेता था, ईसीजी का फुल फॉर्म बताइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सबको पता है, इसीलिए क्वेश्चंस थोड़े से इंटरनल पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ईसीजी क्या मापता है दोस्तों? रेट ऑफ हार्ट बीट, दिल की धड़कन की दर को, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप किए गए रक्त की मात्रा को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, वेंट्रिकुलर संकुचन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, विद्युत क्षमता में अंतर, क्या मेजर करता है ईसीजी? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षमता में अंतर। मैक्सिमम इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैक्सिमम लोग कहाँ लगा के चले आएंगे? दिल की धड़कन को। दिल की धड़कन की दर को कौन मापता है? स्टेथोस्कोप मापता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही अक्सर हमारे गलत होकर जाते हैं, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, एक अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज, प्रणालीगत परिसंचरण है। अब यहाँ पर ग्राफ दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पता करना है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके टिश्यू में जा रहा है, फिर टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे करके चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। अब इनके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कौन सा होगा दोस्तों? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो बीपीएससी का हो, ठीक है, चाहे वो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या फिर केवीएस एनवीएस, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेंगे साथियों। तो जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर अभी न्यू क्वेश्चंस के ऊपर बहुत कम लोग ही क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, या मे भी मुझे नहीं लगता कि कोई ले रहा होगा, जो भी ले रहे हो तो इक्के दुक्के होंगे। बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है दोस्तों। तो अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए इसको। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर 42 का? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर अब टिश्यूज़ के हमारे बॉडी ऑर्गन्स की बात हो रही ना, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचेगा। फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे राइट ऑरिकल में पहुँच जाएगा। फिर पूरी प्रोसेस होगी,
हमारे फेफड़ों द्वारा उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, देन फिर वो लेफ्ट साइड से आपकी पूरी होल बॉडी में सप्लाई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राइट आर्ट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, दायां अलिंद रक्त प्राप्त करता है कहाँ से? पल्मोनरी अरोटा, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी होगा आई थिंक। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा या फिर सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दायां अलिंद रक्त प्राप्त करता है। अब दायां अलिंद में कैसा ब्लड आता है? सिंपल सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे राइट आर्टरी में, है ना। तो उन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करके कौन लाती हैं? दो वेन्स वेना कावास, है ना, दोनों वेना कावास लाती हैं। ठीक है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, सो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, द ब्लड, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स होगा इसमें। ठीक है, द ब्लड पम्प्ड बाय द डैश वेंट्रिकल एंटर्स द डैश आर्टरी, वेरियास द डैश वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू द डैश। ठीक है, वेंट्रिकल द्वारा पंप किया गया है, डैश धमनी में प्रवेश करता है, जबकि डैश वेंट्रिकल रक्त को डैश धमनी में पंप करता है। अब आपको यहाँ से अपने ऑप्शंस को चूज़ करना है, करेक्ट आंसर को ए, बी और सी और डी पर प्लेस करने हैं आंसर को। सो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन, क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, वेरियास द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द एरोटा। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको, ठीक है, कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ना, आप यूट्यूब की कोई भी क्लास उठाकर देख लो, वही पुराने क्वेश्चंस के ऊपर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एक दो चैनल बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक, बट बाकी सब वही पुराने क्वेश्चंस, पुराने पैटर्न, पुराने क्वेश्चन जो कि आप सबको रटे हुए हैं। तो उनको पढ़ो, उनको मैंने मना नहीं किया कि आप उनको पढ़ो मत दोस्त, ठीक है, बट फोकस करो कि डीपली इन नए, ज़्यादा से ज़्यादा इन नए टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करो, इनकी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इन क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा परफेक्ट होगे। ठीक है, याद करने से ज़्यादा बेहतर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 और 45वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन इस फुफ्फुसी परिसंचरण क्या है। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन पहले था, सेम एज इट इज़ वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन इसमें से क्या होगा। ठीक है, फुफ्फुसी परिसंचरण। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा कि अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, तो क्या क्या होता है प्रोसेस उसका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में होता है, राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फेफड़ों में जाएगा, तो वहाँ ऑक्सीजन मिलाई जाएगी और फिर वो आपके लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में पहुँच जाया जाता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 46, 46वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड बाई, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, केवी नवोदय में आप देखोगे तो एड्रिनल हार्मोन्स, सिंपैथेटिक नर्व्स, बोथ ए एंड बी और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सो हार्ट बीट बढ़ती है, इंक्रीज होती है इन तीनों में से किस में से, किसकी वजह से? सो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सिस्टोलिक प्रेशर इन एन नॉर्मल ह्यूमन इज, एक नॉर्मल ह्यूमन का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 70 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg और 120 mm ऑफ Hg। चलो बताओ, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब एक मैक्सिमम जो लिमिट रखी जाती है ना कि उसको क्रॉस कर जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो वो वाली लिमिट आप बताओ क्या होगी इसमें? वही सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 120 mm ऑफ Hg आपका सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक पूछ लेता तो कितना हो जाता, 80 हो जाता, है ना। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर पूछा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच वन इंडिकेट्स हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर बीपी। तो अभी मैंने इस पे डिस्कस किया कि उसको क्रॉस कर जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो क्या होगा इसमें से 120 से 80, 110 से 70, 130 से 80 या 140, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 120 क्रॉस 120 के नीचे ही ये सारे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, अब ये भी आप बोलोगे तो 130 हो सकता है, बट यहाँ पर आप देखो मिनिमम एटलीस्ट डायस्टोलिक में 80 है ना, तो वो तो 80 दे रखा है, यहाँ पर डायस्टोलिक भी अप है और सिस्टोलिक भी अप है, तो 140 to 90 हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 49वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोरोनरी हार्ट डिजीज़, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इज़ ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू। कोरोनरी हृदय रोग किसमें अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण होता है, मतलब किसमें ब्लड क्या हो जाए, अपर्याप्त मात्रा में जाए, ठीक है। इन चारों पार्ट में से हार्ट वेंट्रिकल, हार्ट ऑरिकल, हार्ट वॉल्यूम और हार्ट मसल में से किसमें ब्लड जो है हमारा कम मात्रा में जाए तो कोरोनरी डिजीज़ हो जाएगी, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारी हार्ट मसल्स में अगर अपर्याप्त रक्त होगा, रक्त की पूर्ति सही तरीके से नहीं होगी तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आज का आखिरी सवाल दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन आरबीसीज आर, ठीक है, मानव आरबीसी के गुण हमें छांटने हैं इसके अंदर से कि आरबीसी के रेड ब्लड कैप्सूल्स के गुण कौन कौन से हैं। नाभिक से रहित, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनती हैं, पोसेस हीलिंग प्रॉपर्टीज़, उपचारात्मक गुण रखती हैं, या फिर बाई कॉनकेव इन शेप, उभयलिंगी आकार में होती हैं, या फिर रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। इन पांचों पॉइंट में से आपको आरबीसीज के गुण छांटने हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ छांटनी है, तो क्या होगा सही जवाब? यहाँ से आपको आंसर्स को चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। नाभिक से रहित, ओके, और देन अस्थि मज्जा में बनती हैं आरबीसीज, बोन मैरो में, देन इसके बाद है आपका फोर्थ उभयलिंगी आकार यानी बाइकॉनकेव के आकार में, शेप में हमारी आरबीसीज होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट कल आएगा जिसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़े से और टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें असर्शन बेस हो गया, आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो मेरा तो काम है कि मैं बेटर से बेटर आपकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है, क्योंकि पढ़ते सभी हैं दोस्त, ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को, इन नए पैटर्न के क्वेश्चंस को आप अटेंड करोगे, उतना ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांस बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी दोस्त इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है, बाय बाय।